आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा हिस्ट्री का या सोशल साइंस का अगर हम लोग बोले तो ये हमारा क्या है, पहला वीडियो है इस साल का। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जिस तरीके से आपने साइंस और मैथमेटिक्स जैसे वीडियोस को आपने शेयर किया, उतना प्यार दिया, इसको भी आप उसी तरीके से प्यार देना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, आप कमेंट करके बताते जाना। मैं उन चैप्टर्स पर अपने वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली जो है लाते जाऊंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अब वीडियोस जो है 3 सब्जेक्ट्स के हो गए, मैथ्स के, साइंस के, सोशल के। तो प्लीज आप थोड़े अपना पढ़ाई का स्पीड जो है क्या करो, थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, क्योंकि वीडियोस अब कंटिन्यूअसली आते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस छूटते जा रहे हैं और मेरे वीडियोस आते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाओ देखने का और स्टडी करने का, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। अक्टूबर तो ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चलेगा आपको। नवंबर वैसे भी दीपावली, दशहरा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अपने पढ़ाई को थोड़ा सा फास्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 7, जिसका नाम है देखो दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। तो आप सोच सकते हो ये वर्ल्ड लेवल का वार है, तो ये चैप्टर अपने आप में कितना क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में मैंने नोटिस की है कि जब स्टूडेंट सोशल साइंस को जब सुनते हैं इस या इसके क्लास को अटेंड करते हैं, तो बहुत लोगों को क्या होता है, नींद आने लगती है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको इन पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स को क्या करो, अच्छे से इंटरेस्टिंग मैनर के साथ आपको मैं क्या कर सकूं, पढ़ा सकूं। तो देखो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, क्या क्या चीजें चेंज हुई, कितने आर्मी के लोग मरे, सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक चीज मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ये बता देता हूं कि अगर कोई भी वॉर होती है तो वो जो वॉर होती है वो क्या होती है, प्री डिसाइडेड होती है। मतलब अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको वॉर करना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज करके रख दिया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने तो और सबसे ज्यादा पूरे दुनिया का सिनारियो क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया में जो कंट्रीज थे वो क्या थे, बहुत कम थे। और उसमें सुपीरियर पावर कौन था, इंग्लैंड था, ब्रिटेन जिसको आप बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे सुपीरियर पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले कौन था, यूके। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, अब इसका पावर डिक्रीज होते गया और एक नया पावर हमारे सामने आते गया, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बहुत बड़े लेवल पर अगर आपको चेंजेस करनी है तो उस तरीके से आपका वार जो है होता है। अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कहीं ना कहीं आपका 20 से 40 साल के इंटरवल में जो है कहीं ना कहीं किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है होगा ही। क्योंकि जब तक वॉर नहीं होगा तब तक दुनिया में जो है जो पावर है, जो सुपीरियर पावर है, उसी की जो है क्या चलती रहेगी, मोनोपोली चलती रहेगी। तो बहुत जल्दी आप देख सकते हो विद इन 50 ईयर्स आई थिंक कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है हो सकता है। अब ये वर्ल्ड वॉर 3 किसके किसके बीच में होगा ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। इंडिया चाइना भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान भी हो सकता है, रशिया और यूएसए का भी हो सकता है। तो किसी भी कंट्रीज के बीच में जो है ये हो सकता है। और जब वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये है कि एक कंट्री उभरेगा और एक कंट्री जिसकी पावर क्या होगी, डिक्लाइन होगी। स्टार्ट करते हैं। देखो आपने पिछले क्लासेस में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है स्टार्ट हुआ। जो चीजें पहले मैन मेड होती थी, मतलब जो चीजें पहले जो है ह्यूमन के हेल्प से बनती थी, अब वो सारी चीजें धीरे धीरे किससे बनने लगी, मशीनों से जो है बनना स्टार्ट हो गई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो जो 19th सेंचुरी था उसमें यूरोप के जो लोग थे, पूरा यूरोप कंटिनेंट के जो लोग थे, वहां पर दो चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही थी। एक तो है वहां पर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे वहां पर इंडस्ट्रीज क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। और दूसरा है वहां पर डेमोक्रेटिक्स, मतलब डेमोक्रेटिक्स ये लोगों के जुबान पर था और इंडस्ट्रीज वहां के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। मतलब डेमोक्रेटिक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, फॉर द पीपल बाय द पीपल वगैरह कंसेप्ट जो है आपने पढ़ा होगा। तो उसी को डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट और इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट जो उस समय यूरोप कंटिनेंट में क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था। और उस समय सबसे पावरफुल जो कंट्री थी उस समय कौन थी, यूके।
जिसने क्या किया था, पूरी दुनिया में जो है लगभग लगभग पूरी दुनिया का अगर हम लोग बोले तो 50 to 60% पोर्शन पर क्या किया था, इसने अपना कॉलोनीज बना लिया था। और एक टाइम ऐसा था जहां पर इंग्लैंड को यह बोला जाता था कि इसका सनसेट कभी नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, यूरोप के इतने कॉलोनीज पूरे दुनिया में थे कि ये अगर एक ग्लोब है, ये हमारा अगर अर्थ है, तो पूरे अर्थ में इसके इतने सारे कॉलोनीज थी कि अगर एक साइड डे है और एक साइड नाइट है, तो इसके क्या होता था, इसके जो कॉलोनीज थे वो हमेशा दिन में ही रहते थे। मतलब इसके इतने ज्यादा कॉलोनीज थे कि इनके कॉलोनीज में अगर एक कॉलोनी में रात हो रही तो दूसरा कॉलोनी क्या हो जाता था, दिन हो जाता था। मतलब पूरे ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक हर जगह तक इसने क्या किया था, कॉलोनीज जो है बना के रखी हुई थी। इवन इसने 1774 से पहले यूएसए अमेरिका अमेरिका को भी अपना कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था। इसीलिए बोला जाता था कि इंग्लैंड का जो है कभी भी सनसेट नहीं होता। अगर उसके एक पोर्शन में रात हो रही तो उसके दूसरे कॉलोनी में क्या होगी, दिन होगी। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्यों वर्ल्ड वॉर हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर कराने में। अगर हम लोग मेन बात करें तो वर्ल्ड वॉर कराने का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों के पास पैसा आते गया, स्पेशली ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, इनके पास पैसा आते गया। तो इस पैसे के कारण एक कंट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ करते गई और दूसरी कंट्री क्या होते गई, डिक्लाइन होते गई। तो यहाँ पर दोनों में क्या हुआ, गैप क्रिएट होते गया। और इसी गैप को क्रिएट करने के लिए जो है वर्ल्ड वॉर जो है हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर पहले, ये तो अभी अभी फिलहाल हमें अभी 100 साल हुए हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं। इससे पहले भी आपने स्टोरीज वगैरह में या आपने बहुत सारे जो है पुराणों में, जैसे हिंदू कल्चर है वहां पर बहुत सारे जो है महाभारत है, रामायण है, और भी बहुत सारे जो है आपने देखी होगी, सुनी होगी। उसमें क्या होता है कि बैटल फील्ड में जाकर क्या करते थे, आर्मीज जो है लड़ते थे। जैसे राजा होते थे उस समय, जो किंग्स होते थे, जो किंग्स जो होते थे वो क्या करते थे, किंग्स जो होते थे, दो किंग्स आपस में क्या करते थे, लड़ते थे। और उनके लड़ाई में कौन कौन शामिल होते थे, तो वॉरियर्स होते थे, मेंस होते थे, रॉड रॉड हॉर्सेस होते थे। और वो एक दूसरे से बैटल फील्ड में जाकर क्या करते थे, लड़ते थे। और कैसे लड़ते थे, एरो से, तलवार से, ये सब चीजें आपने वहां पर देखी होगी। और उसके बाद क्या होता था, जो राजा जिस, जैसे मान लो दो राजा लड़ रहे हैं यहाँ पर, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो क्या होता है, जो राजा जीतता है वो क्या करता है, हारे हुए राजा को क्या करता है, उसके सारे संपत्ति को क्या करता था, लूट के ले जाता था, वहां के लोगों को ले जाता था। उस समय जिस तरीके से आज आप सामान खरीदते हो ना, आज से कई साल पहले लोग क्या करते थे, ह्यूमन बींग्स को परचेस करते थे, ह्यूमन बींग्स को एज अ थिंग्स की तरह उसको खरीदते थे, उसको बेचते थे। तो जो राजा जीतता था, हारे हुए राज्य से क्या करता था, लोगों को जो है अपने यहाँ ले जाता था और वहां पर क्या करवाता था, बच्चों से, फीमेल से काम जो है करवाता था। उसके बाद आपने एक और चीज सुनी होगी, और वो चीज क्या है, मुगल पीरियड के बारे में। आई होप आपने हिस्ट्री में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं आपने मुगल डायनेस्टी के बारे में जो जरूर सुना होगा। मुगल डायनेस्टी एक ऐसा मतलब पीरियड था, मुगल पीरियड की अगर हम लोग बात करें, जहां पर फर्स्ट टाइम नए नए इन्वेंशन हुए। नए नए इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, लड़ाई करने के लिए, बैटल फील्ड में जाने के लिए नए नए वेपन्स आए, जैसे गन्स। गन्स जो है सबसे पहले कब आए थे, मुगल्स के पीरियड में आए थे। कैनन्स, उसके बाद गन पाउडर, ये जितने भी चीजें थी, ये सब चीजें क्या थी, इस मुगल पीरियड के टाइम में ही आई थी। और ये जो कैनन्स जो होते हैं, cannons that could rain deadly bombs 20 किलोमीटर अवे, ऑटोमेटिक मशीन गन, सबमरीन, ये कैनन्स जो होते थे उस समय क्या होते थे, बहुत ज्यादा डेडली होते थे। अगर कहीं पर कैनन से वॉर कर दिया गया तो उसका एरिया जो होता था, मतलब 20 किलोमीटर दूर तक, 20 किलोमीटर दूर तक ये क्या कर सकता था, इफेक्ट जो है डाल सकता था। आज के डेट में हमारे पास और भी बहुत सारे, जैसे उस जमाने में गन्स थे, कैनन्स थे, गन पावर थे। आज के प्रेजेंट एज की बात करें हम लोग, 21st सेंचुरी की बात करें, तो आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास बहुत सारे क्या है, बैटल फील्ड में लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टोरी को समझने में हमारे लिए क्या हो, इजी हो। तो वो कंट्रीज जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, अच्छा, आज के डेट में हमारे पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 194 से लेके 208 तक के कंट्रीज हैं। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में जो रजिस्टर्ड हैं वो कितने हैं, 194।
और अगर टोटल बात करें तो जो अनरजिस्टर्ड है उसको भी मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो कितने हैं 208। लेकिन वर्ल्ड वॉर के पहले इतने कंट्रीज नहीं थे, उस समय बहुत कम कंट्रीज थी। और देखो कौन कौन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो सबसे पहले जर्मन एम्पायर मतलब जर्मनी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एम्पायर, एंड ऑटोमन एम्पायर। ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये टर्की, मतलब आज के डेट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्की बोलते हैं, ये उस समय उसको क्या बोला जाता था, ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था। बहुत बड़ा एक ऑटोमन एम्पायर था उस समय का। ये सब के सब क्या थे, एक साइड थे। कौन कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, ये सब एक साइड थे। और दूसरे साइड में कौन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, और उसके बाद लास्ट में फाइनली कौन जुड़ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक और चीज भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अमेरिका जो था वो वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट में शामिल नहीं हो रहा था, वो आखिरी में एकदम लास्ट में क्या हुआ, 1917 के लास्ट में और 18 के स्टार्टिंग में ही उसने क्या किया था, वॉर को ज्वाइन किया था। अब उसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है कि क्यों अमेरिका वॉर से बच रहा था और क्यों उसको जो है अटैक करना पड़ा, मतलब वॉर में शामिल क्यों होना पड़ा। तो उस समय एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ल हैबर करके। पर्ल हैबर क्या था, उस समय यूएस का एक शिप था, जिस शिप पर क्या क्या था, जापान ने, जापान उस समय किसके तरफ से खेल रहा था, मतलब लड़ रहा था, ये जर्मनी के साइड से, उसने अटैक कर दिया था। तो उसी के कारण से क्या हुआ था, यूएसए जो है वॉर में आया था। तो आप इस पूरी वीडियो को क्या करना, एज ए स्टोरी की तरह समझना पूरे चैप्टर्स को। उसके बाद अगर आपने स्टोरी एक बार समझ ली, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी देता हूं आप उसको आराम से डील कर लोगे। तो इतनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट थी। इसके अलावा ये वॉर कब स्टार्ट हुई थी, तो ये वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी अगस्त 2009 सॉरी अगस्त 1914 से, और कब तक चली थी, नवंबर 1918 तक, लगभग 4 सालों तक जो है ये वॉर जो है चली थी। अब देखो हाउ मेनी पीपल वेयर अफेक्टेड इन द वॉर, इस वॉर में कितने लोग अफेक्ट हुए। देखो ये आपके पास एक टेबल है ह्यूमन कैजुअलिटीज की, मतलब कितने लोग डेड हुए, कितने लोग चोटिल हुए, कितने लोग जो है मिसिंग हुए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया है। तो देखो सबसे ज्यादा जो लॉसेस हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया को। देखो कितने पार्टिसिपेट किए थे ऑस्ट्रेलिया के, ऑलमोस्ट 71 लाख सोल्जर जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 12 लाख सोल्जर मारे गए थे, और उसके बाद 36 लाख 36 लाख एंड 20,000 जो सोल्जर थे वो क्या हो गए थे, ये हैंडीकैप हो गए थे, इनको चोट लगी थी, बहुत सारी चीजें इनको हुई थी। और मिसिंग कितने थे, देखो 22 लाख तो मिसिंग थे, मतलब इनकी बॉडी भी अभी तक हमको मिली नहीं है कि ये कहाँ गायब हुए। तो सोचो कितना ज्यादा एक कंट्री को लॉस हुआ था। फिर सेकेंड में लॉस हुआ था ब्रिटेन को। अगर हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो इसको लॉस कम हुआ था, लेकिन इसने तो पूरी दुनिया में कब्जा करके रखा था, तो अपनी कॉलोनीज के साथ जो है कितने आर्मी पार्टिसिपेट किए थे इसमें, देखो 89,04,467 इतने सोल्जर उस समय पार्टिसिपेट किए थे। और मरे कितने थे, तो देखो 9 लाख के आसपास, 9,08,000 के आसपास डेड हुए थे, 21 लाख के आसपास जो है क्या हुए थे जिनको चोट लगा था, और ऑलमोस्ट 2 लाख लोग क्या हो गए थे यहाँ पर मरे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर डाटा जो है आपके पास गिवन है। सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन था वो किसका था, देखो रशिया का। रशिया उस समय क्या था, बहुत पावरफुल कंट्री था, वैसे आज भी पावरफुल कंट्री है, लेकिन उस समय यूएसए से भी पावरफुल कंट्री कौन था, रशिया था। उस समय रशिया को किस नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के साथ, मतलब रशियन एम्पायर बोलते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद जो है इसको किस नाम से जाना जाता था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये काफी सालों तक इसको यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया करके इसको जो है मतलब जाना जाता था। मतलब बहुत सारे कंट्रीज का ये क्या था, ग्रुप था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, आई थिंक हाँ सेकंड के बाद ही जो है ये यूएसएसआर जो है एक्यूमुलेट हुआ था। उसके बाद देखो यूएसए के कितने सोल्जर पार्टिसिपेट किए थे, तो ऑलमोस्ट 44 लाख के आसपास किए थे, 1,26,000 डेथ हुआ था, और इसके बाद 2,34,000 लोग क्या हुए थे, गायब हुए थे। और मिसिंग कितने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ सबसे कम मिसिंग किसके थे, यूएसए के 4,500। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच कंट्री सफर द मोस्ट डेथ, सबसे ज्यादा डेथ किस कंट्री को हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा डेथ किसको होगा, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया होगा, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किसने किया था, रशिया ने, तो डेथ भी उसके सबसे ज्यादा होंगे, तो इसके 25 लाख डेथ हुए थे, ठीक है। और उसके बाद से जो ऑस्ट्रिया के जो है 22 लाख जो है सोल्जर जो है मारे गए थे।
अब उसके बाद देखो, अब देखो आप सोच रहे होगे कि इतने सारे डेथ्स कैसे हो गए, तो सोचो कि एक वॉर जो 4 सालों तक कंटिन्यू चलती है, अगर एक महीने अगर वॉर हो जाती है तो कितने सारे सोल्जर मारे जाते हैं। तो सोचो 4 साल तक वॉर चली है तो कितने लोग जो है मरे होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको सेकेंड इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि विच कंट्री सफर्ड द लीस्ट कैजुअलिटीज। सबसे कम कैजुअलिटीज किसको हुई थी, तो सबसे कम कैजुअलिटीज हुई थी अमेरिका को, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्यों इसको सबसे कम कैजुअलिटीज हुई थी, क्योंकि ये वॉर के ऑलमोस्ट एंड में ही, मतलब लास्ट लास्ट में ही क्या क्या था इसने जो है ज्वाइन किया था। अब उसके बाद देखो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर वर किल्ड इन दिस वॉर, इन विच कंट्रीज फिगर वुड इंडियन कैजुअलिटीज बी इंक्लूडेड। तो इंडियन सोल्जर्स भी उस समय, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी क्या थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किए थे। तो बोल रहा है कि ये कि इंडियन सोल्जर जो थाउजेंड्स के नंबर में थे, ये वर्ल्ड वॉर वन में मारे गए थे। तो इसको किस कंट्री के फिगर में काउंट किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसको, किसके किसके में काउंट किया जाएगा, ब्रिटेन के में। क्यों ब्रिटेन के में, क्योंकि उस समय हमारा इंडिया ब्रिटेन का क्या था, एक कॉलोनी था, उसके छत्र छाया में लड़ रहे थे हम लोग। उसके बाद देखो व्हाट डू यू थिंक वाज डन टू द सोल्जर हु वर टेकन प्रिजनर, मतलब जिसको बंदी बना लिया गया, जो मिसिंग हो गए, उनके साथ क्या क्या हो गया होगा। उसको रखे तो नहीं होंगे, अल्टीमेटली उनका भी क्या हो गया होगा, डेथ जो है हो गया होगा। और जो डिसेबल हो गए होंगे उनका ट्रीटमेंट अगर मिल गया होगा तो सरवाइव कर गए होंगे, और अगर नहीं मिला होगा तो उनकी भी डेथ जो है हो गई होगी। अब उसके अलावा देखो हाउ डू यू थिंक द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर यंग मेल मेंबर कॉप्ड विद लाइफ आफ्टर द वॉर। अब देखो किसी के घर में मान लो 6 मेंबर हैं, और उसमें से एक आदमी जो है सोल्जर में शामिल हो गया, तो बचे कितने, 5 लोग। अगर मान लो उस फैमिली का ये जो मेन जो मेल था, मेल मतलब जो फैमिली का मेन जो लीडर था, हेड था, मतलब जो यंग था, अगर वो मर गया तो बाकी इसके फैमिली कैसे सरवाइव की होगी, सोचो। आज के डेट में अगर किसी के घर में अगर एक कमाने वाला, अगर कोई किसी को कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली रोड पर आ जाती है। तो सोच सकते हो आप लोग कि उस समय इतने सारे लोग मरे थे, तो उनकी फैमिलीज के साथ जो है क्या क्या हुआ होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर, इसको हम लोग वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं। सिंपल सा मतलब इसका कि वर्ल्ड वॉर बोलने का मतलब क्या है, कि वर्ल्ड वॉर बोलने का मतलब यह है कि पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट, हर कंट्री नहीं बोल रहा हूं ना मैं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। ऑलमोस्ट जितने भी कंट्री थे उन्होंने क्या किया था, इस वर्ल्ड वॉर में जो है पार्टिसिपेट किया था। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, लाइक स्विट्जरलैंड फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद अमेरिका ज्वाइनिंग इन 1917, बट द इम्पैक्ट वाज फेल्ट नॉट जस्ट अक्रॉस दोस टू कंटिनेंट बट अक्रॉस ऑलमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ यूरोप कंटिनेंट में हुआ और अमेरिका कंटिनेंट में हुआ, ऐसा नहीं है। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक जो कंट्री था उस समय पूरी दुनिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में, वो है ब्रिटेन। तो अगर ब्रिटेन को नुकसान होगा इसका मतलब उसके कॉलोनीज को भी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उसके कॉलोनीज से ही तो सोल्जर गए थे। This was because European countries deploy the people and resources of their colonies in all the continents on all battlefield। यही चीज है कि जैसे अगर इंडिया में वॉर हो रहा है तो इंडिया में वॉर हो रहा है तो इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो क्या होंगे, किसके साइड से लड़ रहे होंगे, ब्रिटेन के। अब इंडियन सोल्जर्स को क्या किया जाता था, सिर्फ इंडिया में नहीं रखा जाता था, उसको दूसरे कंट्रीज में भी क्या कर दिया जाता था, जो है फाइट करने के लिए भेज दिया जाता था। Identify Britain, France, Germany, Russia, Turkey, Austria, Hungary, Italy, and other countries on the map of Europe. Today, all these countries are industrially developed and have a democratic system of the government. अब जितनी भी कंट्रीज, आप चाहे फायदा बोलो वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वॉर हो रहा है तो वॉर बिना सोचे समझे नहीं होता। वॉर जो होता है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए होता है, और जब भी वॉर होता है तो उसका फायदा ही होता है। भले ही कैजुअलिटीज होती हैं लेकिन उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नेगेटिव वे में मत लेना कि हमको वॉर करनी चाहिए। मैं बस आपको समझा रहा हूँ इन एग्जांपल्स के थ्रू, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के थ्रू, क्योंकि फायदे बहुत हुए। क्यों फायदे हुए, तो वर्ल्ड वॉर वन के अगर हम लोग सबसे ज्यादा फायदे की बात करें, वर्ल्ड वॉर वन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था अगर आप बोलोगे, वैसे तो ये चीज अभी नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो है फायदा जो हुआ था वो किसको हुआ था, फीमेल्स को हुआ था, ठीक है। क्यों फीमेल्स को हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले फीमेल्स को राइट्स तो थे लेकिन इतने ज्यादा राइट्स नहीं थे जितना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद उन्होंने जो है राइट्स उनको मिलना स्टार्ट हुआ।
उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ, तो जो डेवलप उस समय जो है कॉलोनीज थी, जो ब्रिटेन के अंदर में, यूएसए मतलब फ्रांस के अंडर में, पोर्तुगीज के अंडर में जो कॉलोनीज थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा सबसे ज्यादा उनको हुआ। इंडिया को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब आगे कैसे मैं बताते जा रहा हूँ, देखो तो जितनी भी कंट्रीज उस समय वॉर में पार्टिसिपेट की थी, सबके सब कंट्रीज आज देख लो वो सब क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके सब इंडस्ट्रियल के बेसिस पर क्या है, डेवलप्ड हैं, और हर जगह पर क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। दैट मीन्स देयर गवर्नमेंट आर रन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड इन द सम वे और अदर। और वहां पर डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब क्या होता है कि वहां का जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक क्या करती है, चूज करती है। तो देखो यहाँ पर आपको एक एक यहाँ पर आपको एक मैप दिया है, और वो मैप है जो उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और किसके किसके तरफ से किए थे। तो देखो जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं आपको, वो ग्रीन वाले साइड से, ग्रीन वाले जो थे उसके साइड से कौन थे, तो ग्रीन वाले साइड से थे ब्रिटेन और उसके अलाइज। मतलब आपका ब्रिटेन जो था वो, यह ब्रिटेन का ये वाला पोर्शन ब्रिटेन वाले थे, इधर वाले ब्रिटेन वाले थे, इधर वाले ब्रिटेन वाले थे, मतलब ये सब एक टीम से खेल रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये सब एक टीम में थे। और जो रेड वाले हैं, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अगर इसकी बात करें तो ये रेड वाले क्या हैं, ये एक टीम से खेल रहे थे। और ये जो आपको जो दिख रहे हैं कुछ, ये जो स्पेन वगैरह, पुर्तगीज वगैरह, बेल्जियम, ये उस समय जो है क्या थे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने भी ज्वाइन किया। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो वॉर है ये स्टार्ट कैसे हुआ। अभी तो हमने देख लिया कैजुअलिटीज किसको हुई, क्यों ऐसा वर्ल्ड वॉर इसको बोलते हैं, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आ गया जिससे इतने बड़े लेवल पर जो है वॉर की जरूरत पड़ गई, इतने बड़े लेवल पर लोगों को खून खराबा करने की जरूरत पड़ गई। तो ध्यान से समझना, देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बिगिन करने के पीछे एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। अ वेरी माइनर इंसिडेंट लेड टू द आउटब्रेक द वर्ल्ड। बहुत छोटा सा इंसिडेंट था जिसके कारण से क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड वॉर जो है छा गया, मतलब पूरी दुनिया शामिल हो गई। क्यों हुआ, देखो ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू एनेक्स इट्स ए स्मॉल नेबर सर्बिया। सर्बिया उस समय क्या था, अच्छा सर्बिया जहां से आज के आपका वो टेनिस का जो प्लेयर जिसका नाम क्या, आई थिंक रोजर फेडरर, ये रोजर फेडरर जो है सर्बिया से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो सर्बिया थी उसके बारे में बात हो रही, देखो आज के डेट के सर्बिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी उस समय क्या थे, बहुत पावरफुल कंट्रीज हो गए थे। ये कंट्रीज क्या चाहते थे, इनके पड़ोसी में है सर्बिया, ये सर्बिया को एनेक्स करना चाहते, मतलब हड़पना चाहते थे सर्बिया को। दिस एंगर्ड द नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल। जब यह बात सर्बियन लोगों को पता चली कि ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है वो सर्बिया को हथियाना चाहता है, तो वहां के जो नेशनलिस्टिक थे, मतलब जो देश प्रेमी थे, उनको क्या हुआ, गुस्सा आया कि कोई दूसरा कंट्री हमारे कंट्री को कैसे छीन सकता है, हमारे कंट्री को कैसे हड़प सकता है। they wanted to teach their bigger neighbor a lesson as a warning। और ये ऑस्ट्रिया और हंगरी ऐसा ना कर सके सर्बिया के साथ, इसके लिए ये क्या चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। कौन सबक सिखाना चाहता था, ये जो आपका सर्बिया है, सर्बिया चाहता था कि हम किसी के अंडर में ना आए, और ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी जो हमको हड़पना चाहता है वो ना हड़प ले करके उसको क्या करना चाहते थे, ये एक मैसेज देना चाहते थे, उनको चाहते थे कि उनको एक सबक सिखाया जाए। One highly patriotic Serbian citizen assassinated the Archduke of the Austria and his wife, a place called the Sarajevo in 19 June 1914। अब सर्बिया में लोगों के मन में तो गुस्सा था, जो कि देश अपने नेशनल से प्यार करते थे, तो उसी में एक सर्बियन जो पेट्रोटिक था, मतलब सर्बिया का एक आदमी था जो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा देशभक्त था बोल सकते हो। उस सिटीजन ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो राजा थे उस समय जो है आर्कुडेक ऑफ द, मतलब राजा बोल सकते हो, किंग बोल सकते हो, और उसकी वाइफ, जो ऑस्ट्रिया के राजा और उसकी वाइफ को क्या किया, एक जगह है जिसका नाम है साराजेवो, इस जगह पर जो है इन दोनों को मार दिया गया। किसको मार दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के किंग को और उसकी वाइफ को, मतलब क्वीन को। तो इस चीज को याद रखना, ऑस्ट्रिया के किंग और क्वीन को जो है सर्बिया का एक सिटीजन ने जून 1914 में जो है मार दिया। अब बस ऑस्ट्रिया और हंगरी को तो मौका मिल गया, वो तो पहले ही हड़पना चाहते थे, अब उनको बहाना मिल गया। कैसे बहाना मिल गया, अब ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का गुस्सा और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि इस छोटे से कंट्री सर्बिया ने हमारे किंग को मार दिया करके, उनको क्या हुआ, एक बहाना मिला।
और इसी बहाने के कारण उन्होंने क्या किया, सर्बिया पर जो है अटैक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, रशिया कम टू द एड ऑफ सर्बिया। अब सर्बिया पर जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने वॉर किया तो रशिया क्या हो गया, उसके हेल्प के लिए आ गया। किसके हेल्प के लिए, सर्बिया के लिए। जैसे इसको आप बिल्कुल ऐसे समझना, आपके एक गांव की लड़ाई जो है किसी दूसरे गांव के साथ हो रही है, तो एक गांव पर क्या हुआ, दूसरे गांव वालों ने अटैक कर दिया, तो फिर अगर आपका पड़ोसी वाला गांव अगर आपका अच्छा फ्रेंडली है, आपके रिश्तेदार वहां पर है, तो वो गांव भी क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ गांव के जगह कंट्री है। तो जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने क्या किया, सर्बिया पर अटैक कर दिया, तो सर्बिया का उस समय रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छा था, तो रशिया जो है इसके साथ वॉर में शामिल हो गया। रशिया का साथ मतलब रशिया ने सर्बिया का साथ देने के लिए वॉर में ज्वाइन कर गया। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी किसके साथ जुड़ गया, ऑस्ट्रिया के साथ। इस तरीके से धीरे धीरे फ्रांस, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज जो है एक एक साइड जो है क्या होते गए, जुड़ते गए। क्योंकि पहली टीम जो थी, पहले मतलब अगर हम लोग टीम की बात करें तो जो पहली टीम थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी की थी और दूसरी टीम किसकी थी, सर्बिया की थी। फिर बाद में इन टीम्स में जो है अलग अलग कंट्रीज क्या होते गए, जुड़ते गए। अब यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं, लड़ाई तो ऑस्ट्रिया हंगरी और इसकी थी, सर्बिया की थी, लेकिन इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत पड़ी। तो इस चीज को याद रखो। देखो जैसे आप लोग भी अपने लाइफ में देखते होंगे कि मान लो आपका कोई दुश्मन है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपके साथ अच्छा नहीं लगता आपको उसके साथ रहना, और अगर मान लो उसको कोई मार रहा है तो आप भी क्या करते हो, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं करके आप भी चले जाते हो उसके साथ लड़ाई करने के लिए। तो उसी तरीके का यहाँ भी कुछ सिनारियो था। एक कंट्री जो था दूसरे कंट्री पर क्या होता था, जलता था। उस समय जो है क्या थी, वॉर चल रही थी। मतलब वॉर का मतलब ये नहीं कि लड़ाई, मतलब कौन कंट्री सुपीरियर है, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इस चीज को लेकर उस समय कंपटीशन चल रहा था। इसी के कारण से वर्ल्ड वॉर जो है क्या हुआ, हुआ। मैंने बताया था ना आपको कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के होने के पीछे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब जहां पैसे आया वो नेचर ही है कि लड़ाई तो होना ही है। जैसे अगर दो भाई हैं, अगर एक भाई के पास ज्यादा पैसा हो गया और दूसरे भाई के पास नहीं है, तो सिंपल सा चीज है कि दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है होगा ही। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ भी हुआ। कैसे हुआ देखो, वन पॉजिटिव फैक्टर वाज द चेंजिंग इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ दीज कंट्रीज। ये जितनी भी कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इनके शामिल होने के पीछे कहीं ना कहीं क्या था, इकोनॉमी भी शामिल था। इकोनॉमी मतलब पैसा, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट थी, मतलब ये पैसा चाहते थे। They were all industrializing rapidly, so there was intense competition among them to become the most powerful industrial nation in the world. ये जितनी भी कंट्रीज जो है वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट की थी, सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा था, बहुत ग्रो, मतलब बहुत तेजी से क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, ये सब के सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा ग्रो करते जा रहे थे। अब इनमें कंपटीशन आ गया। जैसे कंपटीशन तो होता ही है, जैसे बिजनेस में आप लोग देखे होंगे कि अगर दो लोग अगर अच्छे हैं, तो जैसे आपका देख लो जियो को देख लो, अंबानी को देख लो, एयरटेल को देख लो, और उसके बाद आइडिया को देख लो, इन सब में कंपटीशन है कि नहीं है। तो उसी तरीके का कंपटीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर था कि उस यूरोप कंटिनेंट में कौन सबसे ज्यादा जो है क्या है, डेवलप्ड हुआ है करके, मतलब कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा मतलब ज्यादा पैसा है करके। As you read in the previous class, the process of industrialization begin in Britain. आपने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में क्यों हुआ था। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताना, सही हो चाहे गलत हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, बाकी पूरी दुनिया में सबसे पहले स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर जो है सेकंड वीडियो इसका जो आएगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि ब्रिटेन में ऐसा क्या चीज था जिसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जर्मनी, अब यहां पर देखो, बाय क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाला था तो उस समय ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपने जोरों शोरों पर था। और उसी समय जर्मनी वाज स्ट्राइविंग टू बिकम द ब्रिटेन्स इक्वल। और जर्मनी क्या चाहता था, ब्रिटेन के बराबर होना चाहता था, अपना पावर क्या करना चाहता था, ब्रिटेन के बराबर जो है रखना चाहता था। विथ ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रशिया ऑल्सो मेकिंग सिमिलर अटेम्प्ट्स। ये जितने भी कंट्रीज थे सब अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे। क्यों पावरफुल बनाना चाहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है, सब पावरफुल होना चाहते हैं, क्योंकि पावरफुल
कंट्री का, पावरफुल आदमी का ही रिस्पेक्ट होता है आज के डेट में। आज देख लो यूएसए, यूएसए जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं, ये इतना पावरफुल है कि हर छोटी बड़ी कंट्रीज उस पर वॉर करने से पहले 1000 बार सोचेगी, क्योंकि वो पावरफुल है। पावरफुल होने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके गांव में, आपके सिटीज में जो पावरफुल लोग होते हैं उसकी सब इज्जत करते हैं, चाहे डर की इज्जत करे चाहे कुछ भी करे, उसका रिस्पेक्ट होता है, उसकी बातें सुना जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इनमें एक कंपटीशन आ गई थी कि यूरोप कंटिनेंट में सबसे पावरफुल कौन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड मिनरल्स, रिसोर्सेज, लार्ज मार्केट एंड कॉलोनीज। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, मतलब अगर आप इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हो, तो उसकी बेसिक नीडें क्या है? आपको रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, मनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए रिसोर्सेज चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। और तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो मार्केट चाहिए। तो मनी तो चलो इनके पास सफिशिएंट अवेलेबल था, अब रॉ मटेरियल आपको चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, तो रॉ मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड एक्वायर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाई थी। ब्रिटेन का कॉलोनी बनाने का, इतनी सारी कॉलोनी बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो अपने कॉलोनीज से क्या करता था? रॉ मटेरियल लेकर जाता था। जैसे हमारे इंडिया से वो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लेकर जाता था और दूसरे कंट्रीज में बनाकर क्या करता था? बेचता था। तो मनी, रॉ मटेरियल, और तीसरा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, आपने इंडस्ट्रीज में सामान बना लिया, तो उसको बेचना भी तो है। ऐसा तो नहीं कि आप सामान बनाते जा रहे अपने घर में रखते जा रहे, ऐसा तो नहीं है। आप क्या करोगे? उसको बेचोगे, और बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। तो इन तीन चीजों के कारण ही क्या हुआ है? आपका कॉलोनीज जो है बना है, और इसी तीन को लेकर कंपटीशन था। सो देयर वाज अ फियर्स कंपटीशन बिटवीन द कंट्रीज टू गेन कंट्रोल ऑफ मिनरल रिच रीजन इन यूरोप एंड द अराउंड द वर्ल्ड। और जो कंट्रीज थी वो ये चाहती थी कि जिस जिस जगह पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, उन उन जगह पर हमारा क्या हो जाए? कब्जा हो जाए। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन ने इंडिया पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस थे। आज के डेट में सोचो कि आज के डेट में ब्रिटेन हमसे इतना सामान लूटने के बाद भी आज भी हमारे इंडिया में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं, चाहे कोयले का हो, चाहे पेट्रोलियम का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, इतने सारे रिसोर्सेज बचे हैं। तो सोचो कि अगर ब्रिटेन हम पर 200 साल तक जो है गुलाम नहीं बनाता हमको, तो हम आज कितने बड़े पावरफुल कंट्रीज होते, मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा अवेलेबल होते। तो ब्रिटेन ने जो है इंडिया को कॉलोनी इसलिए बनाई क्योंकि ये मार्केट भी बहुत बड़ा था, यहाँ से रॉ मटेरियल भी मिलता था, इसी कारण से। लाइक ब्रिटेन हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द मेनी सच रीजन। और ब्रिटेन ने इससे पहले ही, वर्ल्ड वॉर पहले की से पहले ही बहुत सारे दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पर क्या किया था? अपनी कॉलोनीज जो है बना ली थी, कैप्चर करके रखा था। अब जो बचे खुचे जो कंट्रीज थे, मतलब जिनको ब्रिटेन कॉलोनी नहीं बना पाया था, उन कंट्रीज को कॉलोनीज बनाने का कंपटीशन इनमें आ गया। ये चाहते थे कि उस जगह को क्या करिए? कैप्चर कर लें। जो वीकर कंट्रीज है उनको जा करिए कैप्चर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल, जर्मनी अटैक्ड फ्रांस इन 1871 एंड कैप्चर्ड द मिनरल रिच एल्सेके लैरेन। उस समय क्या किया? जर्मनी ने क्या किया? फ्रांस पर अटैक कर दिया, और फ्रांस का एक मिनरल रिच का मतलब क्या है? जहां पर मिनरल्स हैं उस जगह को जो है इसने क्या कर लिया? एनेक्स कर लिया। और इसी एनेक्स को जो है, इट इज ऑल्सो एनेक्स्ड पॉलिश टेरिटरी। और ऐसे टेरिटरी जिसको लोग क्या करते थे? अपने फायदे के लिए कैप्चर करते थे, उसको क्या बोला जाता था? पॉलिश टेरिटरी जो है बोला जाता था। अब उसके बाद देखो, इन दोज डेज ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज हेल्प्ड टू लार्ज एक्सटेंट helped to a large extent by the growing the naval power। और ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प कर रहा था उसको सुपीरियर पावर बनने के लिए। द कंट्री रूल्ड द सीज टू सी वाज एबल टू एक्सपांड इट्स ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब उस समय तो आपके पास एरोप्लेन नहीं था, ना ही ट्रेन था, ना ही बस था, जिससे आप क्या कर सको? ट्रेड कर सको। तो उस समय ट्रेड करने का जो सबसे बड़ा जो रूट था वो क्या था? सी रूट था। और सी रूट पर सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला जो कंट्री था, अगेन इट वाज यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन का बिना रोके टोके पूरी दुनिया में जितने भी ओशन है, चाहे पैसिफिक हो, चाहे इंडियन हो, चाहे ब्लैक सी हो, कोई भी हो, हर जगह पर इसको क्या था? फ्री ट्रेड करने का परमिशन था।
क्योंकि इन्होंने ही तो शिप बनाया था, इन्होंने ही तो टेक्निक यूज की थी। तो पूरी दुनिया में सी लेवल पर जो है सी पर कंट्रोल किसका था? ऑलमोस्ट ब्रिटेन का था। इस बात से जो है जर्मनी को क्या होती थी? चिढ़ होती थी कि जर्मनी भी उस समय डेवलप्ड हो रहा था और ये तो डेवलप्ड ऑलरेडी था ही ब्रिटेन। तो जर्मनी भी ये चाहता था कि जिस तरीके से ब्रिटेन क्या कर रहा है, डोमिनेंस कर रहा है किसको? सी रूट को, वो उसका डोमिनेंस खत्म हो और सी रूट पर हम भी क्या कर सके, मतलब जर्मनी भी चाहता था कि हम भी क्या कर सके, बिना रोके टोके जो है क्या कर सके, यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकें। और इसी चीज के कारण से जर्मनी और ब्रिटेन में पड़ती नहीं थी। देखो उस समय जो था कौन कौन से ओशन थे? द कंट्री हैड ओनली वन हार्बर इन द नॉर्थ सी। अब उस समय जर्मनी को कंट्रोल कहां पर था? सिर्फ और सिर्फ एक ही सी पर था, नॉर्थ सी पर। लेकिन उस समय वो चाहता था कि वो अटलांटिक ओशन पर, मेडिटेरियन सी पर, इंडियन ओशन पर, वो हर जगह क्या कर सके? फ्री पैसेज कर सके, मतलब फ्री ट्रांसपोर्ट कर सके। और उस समय फ्री ट्रांसपोर्ट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ, मतलब राइट्स नहीं, मतलब डोमिनेंस किसका था? डोमिनेंस था ब्रिटेन का। तो जर्मनी इस बात से खुश नहीं था। जर्मनी चाहता था कि क्यों अकेला कंट्री ही मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिले, हम भी डेवलप्ड कंट्री हैं, हमको भी पूरी दुनिया में बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना है, तो एक का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इसी के कारण से जो है क्या हुआ, ब्रिटेन और जर्मनी में जो है कंपटीशन चलना स्टार्ट हो गया। अब कंपटीशन इसलिए भी हुआ क्योंकि देखो ब्रिटेन जो था उसका डोमिनेंस तो सी रूट पर था और उसकी आर्मी भी बहुत अच्छी खासी तगड़ी थी। अब सोचो जितने इतने सारे कॉलोनीज हो, जिसके 50-60 कंट्रीज कॉलोनीज हो और जो खुद इतना डेवलप्ड हो, उसकी आर्मी कितनी स्ट्रांग होगी। तो वो जो ब्रिटेन का जो आर्मी था, मतलब नेवी जो था, नेवी आर्मी मतलब आर्मी का एक पार्ट है नेवी, जो समुद्र में रहते हैं, चलते हैं, उसमें वार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको नेवी बोलते हैं। और जो आसमान में उड़ते हैं उसको एयर फोर्स बोलते हैं, और जो जमीन पर होते हैं उसको नॉर्मली आर्मी बोलते हैं। तो इसी के कंपटीशन में क्या किया, जर्मनी ने भी अपनी आर्मी तैयार करनी चालू कर दी ताकि हम लोग क्या कर सके, उनसे लड़ सके करके। अब यहां पर देखो, अच्छा, व्हाट मेथड कुड अ कंट्री यूज टू गेन कंट्रोल ओवर मिनरल रिच एरियाज ऑफ द नेबर? तो उस समय कौन कौन से मेथड यूज किया जाता था? कैप्चर करो, सिंपल चीजें पकड़ो भाई, जो जिसकी जमीन है, जो जहां पहुंचा, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ मिनरल्स मिलेगा, उसको कैप्चर कर लो। और यही चीज तो वहां पर हो रहा था उस समय। विच ऑफ दिस मेथड वुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द कंट्रीज? ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ऐसा कोई मेथड ही नहीं था एक्सेप्टेबल का, जबरदस्ती जाकर छीन लिया थे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड अ कंट्री नीड अ पावरफुल नेवल फ्लीट टू इंडस्ट्रियलाइज इन दोस डेज? मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब उस समय जितनी भी कंट्रीज थी वो अपने नेवल फोर्स को, मतलब नेवी को क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी? क्योंकि ट्रेड करने का जो रूट था वो कौन सा था? सी था, रोड तो था नहीं। तो ट्रेड करने का सबसे बड़ा जो रूट था वो सी था, उस समय भी और उससे पहले भी और आज के डेट में भी। 21वीं सेंचुरी आ जाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है आज के डेट में वो सी रूट से ही होता है, क्योंकि सी रूट्स क्या होता है? सस्ते होते हैं। तो कोई कंट्री अपना नेवी को स्ट्रॉन्ग क्यों रखना चाहेगा? क्योंकि उसको ट्रेड करना है किसमें? समुद्र में। अब समुद्र में अगर कोई ट्रेड कर रहा है, मान लो एक शिप जा रहा है, दूसरा शिप उस पर अटैक कर दिया, तो कोई कंट्री तो वहां पर है नहीं, पूरे समुद्र में आसपास तो दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या चाहते थे कि कंट्रीज जो चाहते थे उनकी आर्मी, मतलब उनकी नेवी क्या हो? स्ट्रांग हो। अगर नेवी स्ट्रांग होगी तो वो क्या कर सकते हैं, अगर सी में जाते हुए कुछ अटैक्स होते हैं तो उसको आराम से वो हैंडल कर सकते हैं। तो इसी चीज के कारण, और दूसरा चीज क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अब सामान बहुत ज्यादा हो गई तो बिक्री तो करनी, तो बिक्री के देख रेख करने के लिए सी रूट से। अब देखो ब्रिटेन यहाँ है और वो पूरी दुनिया पर अपने कॉलोनीज पर सामान भेज रहा है, तो बहुत सारे लोग भी चाहिए, इसकी सेफ्टी भी चाहिए। तो इस पर्पस के लिए क्या जरूरत पड़ी हमको? उस समय जो है आर्मी की जो है जरूरत, मतलब नेवी की जरूरत पड़ी। ये तो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या देखो, do you think that a country will have to enter into conflicts with the other country if it is wishes to industrialize? Is industrialization possible by any other method? देखो बोल रहा है कि मतलब क्या दूसरे के मामलों में टांग अड़ाना जरूरी है? अगर इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग हम लोग समझे तो ये क्वेश्चन हमसे यही बोलना चाहता है कि क्या दूसरे के कामों में या दूसरे कंट्रीज के प्रॉब्लम में टांग अड़ाना जरूरी है? और यही तो हुआ था। जैसे ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच में लड़ाई थी, लेकिन बाकी जो है अलग अलग कंट्रीज एक एक टीम में शामिल हो गए। तो क्या ये जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए? तो आंसर है यस, वॉर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि आपको मार्केट चाहिए, मार्केट कैप्चर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वीकर कंट्रीज हैं उनको कैप्चर करना पड़ेगा, कॉलोनीज बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया कि यस करोगे आपकी, मतलब अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट अगर एक कंट्री का है तो उसमें हमको दूसरे कंट्री को जोड़ना ही चाहिए क्योंकि उससे फायदा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इज इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल बाय एनी अदर मेथड? उस समय के अगर सिनारियो को अगर हम लोग देखें, आज के डेट में नहीं, उस समय के सिनारियो को देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉसिबल करने के और कोई मेथड्स हमारे पास नहीं थे, क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपने इंडस्ट्रीज भी लगा ली, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज को बनाकर उसको खाओगे क्या? आपको जहां पर जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हो उसको तो आपको बेचना है, तो बेचने के लिए कहाँ चाहिए? मार्केट चाहिए। और मार्केट कब मिलेगा? जब आप कॉलोनी बनाओगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहीं न कहीं कॉलोनीज पर ही उस समय डिपेंडेंट था। तो ये है उस समय के सिचुएशंस कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रीजन क्या था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रीजन था सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यूरोप कंटिनेंट में सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन सी हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज, ट्रीटीज मतलब है दो ग्रुप्स बन गए थे उस समय। एक ग्रुप का नाम था ट्रिपल अलायंस और दूसरे ग्रुप का नाम था ट्रिपल एंटेस। अब ये क्या है इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में समझ लो दो टीमें थी, एक टीम में थे ट्रिपल अलायंस में थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली थे, और दूसरे टीम में थे फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ये सब जो है उस समय दूसरे टीम में थे। अब इन्हीं दो टीमों में हमको क्या करनी है, अगले वीडियो में वॉर स्टार्ट करानी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हिस्ट्री के और भी वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली जो है आते जाएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप अपने पढ़ाई का रेट थोड़ा सा फास्ट करो, वीडियोस को जल्दी जल्दी देख देख कर कंप्लीट करना चालू करो, उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि जब छोड़ते जाओगे तो बर्डन होता जाएगा, और जब ज्यादा बर्डन हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। और याद रखना, यू आर इन 10th क्लास एंड 10th इज अ बोर्ड क्लास। तो ऐसा मत समझना कि कोविड के कारण से हमारे एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। तो बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो। अगर आप मैथ्स को ही पढ़ रहे हो, साइंस को ही पढ़ रहे हो, और एक सब्जेक्ट में मान लो आपने 100 लिया है और बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप तो फेल हो ना ओवरऑल। तो आपको एक सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पर क्या करने हैं, इक्वली फोकस करने हैं। खैर ये सब चीजें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से आपको मैं समझा सकूं। वो हम लोग एक फ्री वीडियो, अगर मैं रहूंगा तो एक वीडियो आपके लिए अपलोड डेफिनेटली करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, बाय बाय।